Hello students, here our next lecture of class 9th chapter diversity in living organism. ठीक है, थर्ड चैप्टर बायोलॉजी का डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स हमने स्टार्ट कर दिया था। हमने थोड़ा बहुत बेसिक्स जान लिए थे क्लासिफिकेशन के, और आज हमने पढ़ना था क्लासिफिकेशन एंड इवोल्यूशन। क्लासिफिकेशन और इवोल्यूशन एक दूसरे के साथ कैसे रिलेट हैं, हम इसके बारे में बात करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक क्लासिफिकेशन एंड इवोल्यूशन। तो ऑल लिविंग थिंग्स आर आइडेंटिफाइड एंड कैटेगराइज्ड ऑन द बेसिस ऑफ देयर बॉडी डिजाइन इन फॉर्म एंड फंक्शन। तो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनको आइडेंटिफाई किया गया, उनको कैटेगराइज किया गया किस बेसिस पे, उनकी बॉडी के डिज़ाइन के बेसिस पे और उनके फंक्शन के बेसिस पे। ठीक है, उनकी बॉडी का डिज़ाइन कैसा है, फॉर्म के बेसिस पे, और उनका फंक्शन क्या है, ठीक है, उनका काम क्या है, इस बेसिस पे क्लासीफाई उन्हें किया गया, कैटेगराइज उन्हें किया गया, आइडेंटिफाई उन्हें किया गया। सम कैरेक्टरिस्टिक्स आर लाइकली टू मेक मोर वाइड रेंजिंग चेंजेस इन बॉडी डिज़ाइन देन अदर। तो ये देखा गया कि कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स ऐसे थे जिसमें बहुत ज़्यादा चेंज आया, बहुत ज़्यादा वाइड रेंज में चेंज आया। दूसरे दो ऑर्गेनिज्म को अगर हम कंपेयर कर रहे थे तो एक की बॉडी डिज़ाइन और दूसरे की बॉडी डिज़ाइन में बहुत ज़्यादा रेंजिंग में चेंजेस देखने को मिले थे। ठीक है, एक दूसरे से बहुत ज़्यादा चेंज देखने को मिल रहे थे। देयर इज़ अ रोल ऑफ टाइम इन दिस एज वेल। इसमें टाइम का भी एक बहुत बड़ा रोल था। अब टाइम का रोल कैसे था ये हम पढ़ रहे हैं। हम यहाँ पे कैरेक्टर्स की बात करते करते अचानक टाइम कहाँ से आ गया, कंफ्यूज नहीं होना है, हम सारी चीज़ें पढ़ेंगे, सारी चीज़ों के बारे में जानेंगे। तो सो देयर इज़ अ रोल ऑफ टाइम इन दिस एज वेल। तो एक टाइम का भी रोल है। सो वंस अ सर्टेन बॉडी डिज़ाइन कम्स इनटू एग्जिस्टेंस, जब भी कभी भी कोई भी एक बॉडी डिज़ाइन एग्जिस्टेंस में आता है या बनती है, कोई भी बॉडी डिज़ाइन बन रहा है, कोई भी ऑर्गेनिज्म बन रहा है, इट विल शेप द इफेक्ट ऑफ ऑल अदर सब्सिक्वेंट डिज़ाइन चेंजेस। तो ये शेप देगा, इट विल शेप द इफेक्ट, जितने भी शेप होंगे या जितने भी इफेक्ट होंगे उसके बेसिस पे वो शेप देगा, बॉडी डिज़ाइन के चेंजेस के बेसिस पे करेगा। या मतलब कि जितना जब वो बनेगा, जितना टाइम, जितने लेट वो बन रहा है, उतने ज़्यादा चेंजेस उसकी बॉडी में आएंगे। कुछ इस तरीके से हम यहाँ पे कहना चाह रहे हैं। तो या सिंपली अगर हम दूसरे वर्ड में बोले हैं तो सिंपली बिकॉज इट ऑलरेडी एग्जिस्ट, तो इट विल शेप द इफेक्ट ऑफ ऑल अदर सब्सिक्वेंट डिज़ाइन चेंजेस सिंपली बिकॉज इट ऑलरेडी एग्जिस्ट। तो ये ऑलरेडी एग्जिस्ट हो चुका है, तो थोड़े बहुत चेंजेस इसमें आने ही आने हैं। इन अदर वर्ड्स कैरेक्टरिस्टिक्स दैट केम इनटू एग्जिस्टेंस अर्लियर। तो मतलब कि वो कैरेक्टर्स, किसी भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी के वो कैरेक्टर्स जो कि ऑलरेडी पहले ही जो पहले ही एग्जिस्टेंस में आ चुका है या जो पहले ही बन चुका है, ठीक है, दैट केम इनटू द एग्जिस्टेंस अर्लियर आर लाइकली टू बी मोर बेसिक देन कैरेक्टरिस्टिक्स दैट हैव कम इनटू एग्जिस्टेंस लेटर। तो उनसे बेसिक ही होगा। मीन्स कि जैसे अगर मैं आपसे बोलूं डॉग है, ठीक है, एक स्पीसीज है डॉग की, डॉग तो है, ठीक है, डॉग है, लेकिन हम अलग अलग वैरायटी की बात कर रहे हैं। डॉग में ही अलग अलग वैरायटी की मैं बात कर रही हूँ। तो मैंने कहा कि एक वैरायटी है डॉग की जो कि बहुत 100 साल पहले अराइज हो गई है, ठीक है, 100 साल पहले एग्जिस्टेंस में आ गई है। दूसरी वैरायटी है जो डॉग की जो 50 साल पहले बनी हुई है। एक 100 साल पहले आई और एक 50 साल पहले आई। तो पता है आपको कि जो बेसिक माना जाएगा, बेसिक या नॉर्मल जो वैरायटी मानी जाएगी वो 100 साल पहले की मानी जाएगी, और मॉडर्न और कॉम्प्लेक्स जो बॉडी मानी जाएगी वो 50 साल वाले की मानी जाएगी। वो इसलिए क्योंकि 100 साल वाला पहले आ गया है, उसे प्रिमिटिव बोल देंगे, पुराना बोल देंगे, ठीक है, उसकी बॉडी में इतने सारे चेंजेस नहीं होंगे या उसकी बॉडी में इतना अच्छा कुछ बेसिक, इतना अच्छा फंक्शन नहीं होगा, हम ऐसा मान के चल सकते हैं इन कंपैरिजन टू जो 50 साल पहले हुआ है, जो 50-50 साल पहले है। इवन दो उसमें 50 साल का अंतर भी तो है ना, उन 50 सालों में उस दूसरी जो वैरायटी बनी होगी उसमें बहुत सारे चेंजेस आए होंगे अगर आप कंपेयर करते हैं 100 साल पहले बनी हुई वैरायटी में। तो वही आपको यहाँ पे कहा गया है कि कैरेक्टरिस्टिक्स दैट केम इनटू एग्जिस्टेंस अर्लियर आर लाइकली टू बी मोर बेसिक। जो पहले है वो नॉर्मल होगा, बेसिक होगा, than characteristics that have come into existence later, जो बाद में आया उसके कंपैरिजन में, ठीक है। दिस मीन्स दैट द क्लासिफिकेशन ऑफ लाइफ फॉर्म विल बी क्लोजली रिलेटेड टू देयर इवोल्यूशन। इसका मतलब ये हुआ कि जो क्लासिफिकेशन है, लाइफ फॉर्म का जो क्लासिफिकेशन है वो बहुत ज़्यादा क्लोजली रिलेटेड है इवोल्यूशन से, ठीक है, इवोल्यूशन से वो रिलेटेड है। मतलब हम रिलेट कर सकते हैं, इवोल्यूशन मीन्स उत्पत्ति, या जब वो बने थे तो उससे हम क्या कर सकते हैं, रिलेट कर सकते हैं। तो नाउ व्हाट इज इवोल्यूशन? इवोल्यूशन
क्या होता है, ठीक है। तो मोस्ट लाइफ फॉर्म दैट वी सी टुडे हैव अराइजन बाय एन एक्यूमुलेशन, एक्यूमुलेशन नॉर्मली कलेक्शन को कहा जाता है, ठीक है, एक्यूमुलेशन ऑफ चेंजेस इन बॉडी डिजाइन दैट अलाउ द ऑर्गेनिज्म पॉसेसिंग दैम टू सर्वाइव बेटर। तो इवोल्यूशन, हम बहुत सारे लाइफ फॉर्म को हम देखते हैं, जितने भी लाइफ फॉर्म अभी हम देखते हैं, हमने देखा या हम जो भी हम देख रहे हैं वो कहाँ से होते हैं, वो एक कलेक्शन है किसका, उनकी बॉडी डिजाइन में जो साल दर साल टाइम टू टाइम जो चेंजेस आ रहे हैं, उन चेंजेस की बदौलत ही हम उन्हें उनके लाइफ फॉर्म्स को देख पा रहे हैं, जो कि ऑर्गेनिज्म अलाउ करता है या ऑर्गेनिज्म को अलाउ करता है। उस चेंजेस की बदौलत ही वो ऑर्गेनिज्म अपने आसपास होने वाले चेंजेस के बेसिस पे या अपने आसपास होने वाले चेंज के बावजूद भी सर्वाइव करने की कैपेसिटी रखता है। मीन्स कि जैसे अगर हम एनवायरमेंटल कंडीशन के बेसिस पे ही ले लें तो लगातार अर्थ का टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, तो अर्थ का टेम्परेचर लगातार इंक्रीज हो रहा है, तो उसमें वही ऑर्गेनिज्म सर्वाइव कर पाएगा जिसकी बॉडी के पास इतनी कैपेसिटी है या जिसकी बॉडी उस एनवायरमेंटल चेंज को एक्सेप्ट कर पाने की कैपेसिटी रखती होगी। ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसकी बॉडी उस चेंज को एक्सेप्ट नहीं कर पाएगी, उसकी वहीं पर डेथ हो जाएगी, वो आगे नहीं बढ़ पाएगा, ठीक है। तो इसी को इसलिए कहा गया है कि ऑर्गेनिज्म पॉजेस देम टू सर्वाइव बेटर, सर्वाइवल के लिए उसकी बॉडी क्या करती है, लगातार चेंज होते ही रहती है, यानी कि उसके जो बॉडी डिजाइन, इवन बॉडी डिजाइन की ही बात नहीं है, उसके बाकी कैरेक्टर्स में भी क्या होंगे, चेंजेस होंगे, ठीक है। तो वही बोला जा रहा है, चार्ल्स डार्विन फर्स्ट डिस्क्राइब दिस आइडिया ऑफ इवोल्यूशन इन 1859 इन हिज बुक द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। चार्ल्स डार्विन नाम के एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने एक बुक लिखी थी ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, 1859 में इन्होंने अपनी बुक लिखी थी। उन्होंने इस आइडिया के बारे में बताया था, उन्होंने बताया था इस बारे में, उन्होंने कहा था इस बारे में कि वही ऑर्गेनिज्म सर्वाइव कर पाएगा जो कि चेंजेस को एक्सेप्ट कर पाएगा या जिसकी बॉडी चेंजेस को एक्सेप्ट कर पाएगी, ठीक है। सो व्हेन वी कनेक्ट दिस आइडिया ऑफ इवोल्यूशन टू क्लासिफिकेशन, हम कब, जब हम इसको क्या करते हैं, इस आइडिया को कनेक्ट कर रहे हैं इवोल्यूशन टू क्लासिफिकेशन, यानी कि आइडिया ऑफ इवोल्यूशन टू क्लासिफिकेशन को अगर हम कनेक्ट करते हैं या जब हम कनेक्ट करेंगे, वी विल फाइंड सम ग्रुप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म विच हैव एंशिएंट बॉडी डिजाइंस दैट हैव नॉट चेंज वेरी मच। तो हम ये देखेंगे, जब हम ये इवोल्यूशन को जोड़ेंगे क्लासिफिकेशन से, हम देखेंगे कि बहुत सारे ग्रुप में ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जिनकी बॉडी डिजाइन पुरानी है, एंशिएंट बॉडी डिजाइन है, बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं आए हैं उनमें, ठीक है। वी विल ऑल्सो फाइंड अदर ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म, हम वो ऑर्गेनिज्म भी फाइंड करेंगे, हमें वो ऑर्गेनिज्म भी दिखेंगे दूसरे ग्रुप के, दैट हैव एक्वायर्ड देयर पर्टिकुलर बॉडी डिजाइन रिलेटिवली रिसेंटली, जिन्होंने जो अभी अभी रिसेंटली उनकी बॉडी में, अभी अभी नहीं भी तो थोड़े साल पहले उनकी बॉडी में कुछ पर्टिकुलर डिजाइन के जो चेंजेस हैं उन्होंने उसे एक्वायर किया, एक्वायर कैरेक्टर आए जो कि उनकी बॉडी के डिजाइन के बेसिस पे थे। तो दोज इन द फर्स्ट ग्रुप, वो जो एंशिएंट, जिनकी बॉडी में बिल्कुल चेंजेस नहीं है, एंशिएंट ग्रुप आर फ्रिक्वेंटली रेफर टू एज प्रिमिटिव और लोअर ऑर्गेनिज्म, उनको हम प्रिमिटिव और लोअर ऑर्गेनिज्म बोल देते हैं। जैसे कि हम प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक की बात करते हैं, तो बस वैसे ही प्रोकैरियोटिक पुराने हैं जो कि बहुत ज़्यादा चेंज नहीं ला पाए अपनी बॉडी में या बहुत ज़्यादा वेल डेवलप नहीं है, तो वैसे ही इनको प्रिमिटिव और लोअर ऑर्गेनिज्म कह देंगे, क्योंकि वो बहुत पहले बने हुए हैं, उनकी बॉडी में इतने सारे चेंजेस नहीं हैं या शायद वो इतने ज़्यादा कैपेबल नहीं होंगे आगे आने वाले चेंजेस में रहने के लिए, ठीक है। वाइल दोज सेकेंड ग्रुप, दूसरे ग्रुप में उनको जिनको कि रिसेंटली, जिनमें रिलेटिवली बॉडी के डिजाइन में एक्वायर किया है उन्होंने या नया बॉडी डिजाइन उनको मिला है, सेकेंड ग्रुप आर कॉल्ड एडवांस, उसे एडवांस और हायर ऑर्गेनिज्म हम कह देंगे, क्योंकि वो उनकी बॉडी में कुछ एडवांस फीचर्स जरूर होंगे, ठीक है। इन रियलिटी में होता क्या है, दीज टर्म आर नॉट क्वाइट करेक्ट सेंस, अभी बिल्कुल करेक्ट नहीं, हम ये नहीं कह सकते हैं सेंस, दे डू नॉट प्रॉपरली रिलेट टू द डिफरेंसेस, ये प्रॉपरली रिलेट नहीं है डिफरेंसेस से, विभिन्नताओं से। ऑल दैट वी कैन से इज दैट सम आर ओल्डर ऑर्गेनिज्म, इन सब में हम ये कह सकते हैं कि कुछ होते हैं जो पुराने ऑर्गेनिज्म होते हैं, ओल्डर होते हैं, वाइल सम आर यंगर ऑर्गेनिज्म, कुछ ऐसे होते हैं जो यंगर होते हैं, ठीक है। दोनों ग्रुप में एक को ओल्डर ऑर्गेनिज्म बोल देंगे, दूसरे को यंगर बोल देंगे। सिंस देयर इज अ पॉसिबिलिटी दैट कॉम्प्लेक्सिटी इन डिजाइन विल इंक्रीज ओवर इवोल्यूशन टाइम, तो जबकि यहाँ पे को पॉसिबिलिटी है कि जो डिजाइन का जो कॉम्प्लेक्सिटी है, जो कॉम्प्लेक्स डिजाइन है, वो इंक्रीज होगा कैसे, विल इंक्रीज ओवर इवोल्यूशनरी टाइम के
इवोल्यूशनरी या इवोल्यूशन के टाइम पे क्या हुआ होगा, क्या होगा, इंक्रीज होगा। ठीक है, तो उसके साथ साथ आगे बोल रहा है इट मे नॉट बी रॉन्ग टू से दैट ओल्डर ऑर्गेनिज्म आर सिंपलर। ये कहना गलत नहीं होगा कि जो पुराने ऑर्गेनिज्म है, जो ओल्डर ऑर्गेनिज्म है, वो सिंपलर होते हैं, सिंपल बॉडी डिजाइन उनका होता है, वाइल यंगर ऑर्गेनिज्म आर मोर कॉम्प्लेक्स। जबकि यंगर ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो क्या होते हैं, कॉम्प्लेक्स, उनकी बॉडी डिजाइन कॉम्प्लेक्स होता है, वो मॉडिफाइड फॉर्म में होते हैं, अलग अलग स्पेशल टाइप के ऑर्गन उनके पास हो सकते हैं, हम ऐसा कह सकते हैं। ठीक है, सो हियर आपको एक बॉक्स दिया गया है, मोर टू नो, इसके बारे में जानते हैं। तो इसमें आपको बायोडाइवर्सिटी के बारे में बताया गया है। बायोडाइवर्सिटी मीन्स द डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ फॉर्म। बायोडाइवर्सिटी का मीनिंग है कितने चेंजेस लाइफ फॉर्म में जो विभिन्नताएं हैं उनके बारे में, या विविधताएं जो है उनके बारे में जानना, उसी को हम बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। इट इज़ अ वर्ड कॉमनली यूज टू रेफर टू द वेराइटी ऑफ लाइफ फॉर्म्स फाउंड इन अ पर्टिकुलर रीजन। बायोडाइवर्सिटी जो वर्ड है वो नॉर्मली यूज किया जाता है, कॉमनली यूज किया जाता है एक जगह में, एक पर्टिकुलर रीजन में कितने टाइप की, कितने वेराइटी के लाइफ फॉर्म है, कितने टाइप के एनिमल हैं, कितने टाइप के प्लांट हैं, कितने टाइप के अलग अलग स्पीसीज हैं, उसकी बात की जाती है बायोडाइवर्सिटी में। ठीक है, डाइवर्स लाइफ फॉर्म्स शेयर द एनवायरनमेंट। जो डाइवर्स लाइफ फॉर्म होते हैं वो शेयर करते हैं, अलग अलग टाइप के विभिन्न अलग अलग जो लाइफ फॉर्म है, अलग अलग लाइफ फॉर्म मीन्स जैसे कि डॉग, कैट, काउ, बफेलो, ह्यूमंस, प्लांट्स, ट्रीज, बड़े बड़े माउंटेन्स, ये सभी क्या करते हैं, शेयर करते हैं एक एनवायरनमेंट को, एंड आर अफेक्टेड बाय ईच अदर टू। एक दूसरे से अफेक्टेड भी रहते हैं, कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ काम एक दूसरे से वो ले रहे होते हैं। एज अ रिजल्ट अ स्टेबल कम्युनिटी ऑफ डिफरेंट स्पीसीज कम इनटू एग्जिस्टेंस। और इसी का रिजल्ट है कि एक स्टेबल कम्युनिटी, एक अलग अलग टाइप की जो स्पीसीज हैं आपस में मिलकर एक स्टेबल कम्युनिटी को बनाती है। ठीक है, ह्यूमंस हैव प्लेड देयर ओन पार्ट इन रिसेंट टाइम इन चेंजिंग द बैलेंस ऑफ सच कम्युनिटीज। तो ह्यूमन ने क्या किया है, ह्यूमन ने भी अपना एक अलग पार्ट प्ले किया है, अपना अलग रोल प्ले किया है कुछ टाइम में, रिसेंट टाइम में, ताकि जो बैलेंस जो चेंज हो रहा है या अपनी कम्युनिटी में बैलेंस को चेंज करने के लिए। ऑफ कोर्स द डाइवर्सिटी और ह्यूमन का इन्वॉल्व होना भी जरूरी है, क्योंकि ह्यूमन भी तो प्लांट से ही ले रहा है, प्लांट से जुड़ा हुआ है, एनिमल से जुड़ा हुआ है, अपने आसपास की चीज़ों से जुड़ा हुआ है, तो ह्यूमन ने अपना अलग एक रोल प्ले करा हुआ है। ठीक है, ऑफ कोर्स The diversity in such communities is affected by particular characteristics of land। तो जो डाइवर्सिटी है या जो विविधताएं हैं, जो विभिन्नताएं हैं इस टाइप की कम्युनिटी में, वो अफेक्ट होते हैं किससे, पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक, जैसे कि लैंड है, वाटर, क्लाइमेट्स है, बहुत सारी चीज़ें ऐसे एंड सो ऑन। रफ एस्टिमेट states that there are about 10 million species on planet। तो अभी एक रफ एस्टिमेट है, क्योंकि हम सबको एक एक चीज़ के बारे में हमें नहीं पता है, एक रफ एस्टिमेट है कि अभी तक 10 मिलियन स्पीसीज हमारे प्लानट में हमें पता है, 10 मिलियन स्पीसीज हमारे प्लानट में है एनिमल और अर्थ की। ऑल्दो वी एक्चुअली नो ओनली 1 or 2 मिलियंस ऑफ दैम। जबकि उनमें से हमें सिर्फ 1 या 2 मिलियन के बारे में ही पता है, मतलब एक रफ आइडिया है कि 10 मिलियन तो है ही हैं, लेकिन उनमें से सिर्फ 1 या 2 मिलियन ही स्पीसीज ऐसी हैं जिनके बारे में हम जानते हैं। ठीक है, द वार्म एंड ह्यूमिड ट्रॉपिकल रीजन्स ऑफ द अर्थ, जो वार्म है और ह्यूमिड जो ट्रॉपिकल रीजन है अर्थ के, हमारी अर्थ के, बिटवीन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन के बीच में, यहाँ पे जो डाइवर्सिटी है ना एनिमल्स की, आर रिच इन डाइवर्सिटी ऑफ प्लांट एंड एनिमल लाइफ। यहाँ पे को बहुत ज़्यादा विविधताएं देखने को मिलती है प्लांट और एनिमल की लाइफ में। दिस इज कॉल्ड द रीजन ऑफ मेगा डाइवर्सिटी। इसी वजह से इसे क्या कहा जाता है, इस रीजन को मेगा डाइवर्सिटी कहा जाता है। ठीक है, मेगा डाइवर्सिटी रीजन कहा जाता है। ऑफ द बायोडाइवर्सिटी ऑफ द प्लैनेट, बायोडाइवर्सिटी जो है प्लैनेट की, मोर देन हाफ इज कंसंट्रेटेड इन अ फ्यू कंट्रीज। तो नॉर्मली कुछ कंट्रीज को मेगा डाइवर्सिटी का सेंटर कहा जाता है, जिसमें कि इंडिया भी इंक्लूड है। ठीक है, कौन कौन सी होती हैं, ब्राजील, कोलंबिया, इक्वेडोर, पेरू, मैक्सिको, जायरे, मेडागास्कर, ऑस्ट्रेलिया, चाइना, इंडिया, इंडोनेशिया एंड मलेशिया। ये कुछ कंट्रीज ऐसी हैं जिनको कि मेगा डाइवर्सिटी के अंदर रखा गया है, जहाँ पे माना जाता है कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी देखने को मिलती है, यानी कि इसी वजह से इंडिया में भी बहुत ज़्यादा अमाउंट में मेगा डाइवर्सिटी देखने को मिलती है, तो इसी वजह से इंडिया को इसमें रखा गया है। ठीक है,
तो थोड़ा बहुत बायोडाइवर्सिटी के बारे में हमने जाना, जो कि हम चैप्टर से पढ़ते भी आ रहे थे स्टार्टिंग से। तो यहाँ पे आपके क्वेश्चन आंसर है, विच ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड प्रिमिटिव एंड हाउ आर दे डिफरेंट फ्रॉम द सो कॉल्ड एडवांस ऑर्गेनिज्म। अभी हमने पढ़ा है लास्ट पेज में, आप उसके क्वेश्चन आंसर कर सकते हो उसमें देखिए। विल एडवांस ऑर्गेनिज्म विद बी द सेम एज कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म, वाई? क्या जो एडवांस ऑर्गेनिज्म है वो जो कॉम्प्लेक्स, वो विल एडवांस्ड ऑर्गेनिजम्स बी द सेम एज कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म? जो एडवांस ऑर्गेनिज्म होते हैं क्या वो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म की तरह ही होते हैं या सेम होते हैं, उनकी तरह सिमिलरिटीज होते हैं? यस तो वाई, नो तो वाई। ठीक है, ये भी आपने बताना है। ठीक है, तो साथ अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक हमारा जो आ रहा है वो आ रहा है द हेरिस्ट्री ऑफ क्लासिफिकेशन। ग्रुप्स की यहाँ पे हम सबसे पहले बात कर रहे हैं। ठीक है, क्लासिफिकेशन की हेरिस्ट्री क्या है, हेरिस्ट्री ऑफ क्लासिफिकेशन। तो इसको पढ़ते हैं, किस बेसिस पे क्लासिफिकेशन किया गया, कौन कौन से ऐसे साइंटिस्ट थे जिसमें जिन्होंने आइडियाज़ दिए, जिनके बेसिस पे अभी हम बिल्कुल ईजी वे में सारी चीज़ों को पढ़ते हैं। तो कौन कौन थे या कौन कौन से ऐसे आइडियाज़ थे, किस बेसिस पे हमने प्लांट और एनिमल को अलग किया, किस बेसिस के प्लांट के अंदर ही जो अदर प्लांट्स हैं उनको हमने ग्रुप वाइज रखा, या कौन सा ऐसा हमने प्लेटफॉर्म उन्हें दिया जिससे कि हम इजीली, या हमें दिया गया जिससे हम इजीली उन्हें रिकॉग्नाइज कर सकें। तो लेट्स स्टार्ट। बायोलॉजिस्ट सच एज अर्नस्ट हैगल, अर्नस्ट हैगल नाम के एक साइंटिस्ट थे, बायोलॉजिस्ट थे, 1894। रॉबर्ट विटेकर 1959 एंड कार्लोस लीनियस नाम के एक साइंटिस्ट थे 1977। हैव ट्राइड टू क्लासीफाई ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म इनटू ब्रॉड कैटेगरीज। इन तीनों ने मिलके या इन तीन लोगों ने मिलके ट्राई किया कि क्यों ना हम इस लिविंग वर्ड को या लिविंग ऑर्गेनिज्म को एक ब्रॉड कैटेगरी में रखें, जिससे कि हम क्या कह देते हैं, किंगडम्स कह देते हैं। ठीक है, आपने नेम सुना होगा ना, एनिमल किंगडम एंड प्लांट किंगडम। तो सबसे पहले आइडिया इनका था ये कि और चीज़ें तो होते रहेंगी, सबसे पहले एक बड़ी सी कैटेगरी, एक ब्रॉड कैटेगरी हम बना देते हैं जिसको हम किंगडम्स कह देते हैं, किंगडम कह देते हैं। ठीक है, द क्लासिफिकेशन विटेकर प्रपोज हैज 5 किंगडम। तो क्लासिफिकेशन का जो विटेकर थे, विटेकर ने 5 किंगडम जो क्लासिफिकेशन सिस्टम था वो दिया, और इसमें इन्होंने 5 रखे। एक तो मोनेरा, दूसरा प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी एंड एनिमेलिया। इन्होंने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया। किसने? विटेकर नाम के साइंटिस्ट ने या बायोलॉजिस्ट ने। इन्होंने कहा कि हम 5 ग्रुप में रखते हैं, एक मोनेरा हो जाएगा, एक प्रोटिस्टा, तीसरा फंजाई, प्लांटी एंड एनिमल। प्लांटी में प्लांट और एनिमेलिया में एनिमल्स को। ठीक है, एंड इज वाइडली यूज, ये यूज किया गया उस टाइम पे, बहुत तेजी से इसको यूज किया गया क्योंकि और कोई ऑप्शन ही नहीं था। कहा गया कि चलो ठीक है, इसी बेसिस पे बात करते हैं। दीज ग्रुप आर फॉर्म्ड ऑन द बेसिस ऑफ देयर सेल स्ट्रक्चर। ये जो ग्रुप बने थे या ये जो 5 ग्रुप बनाए गए थे, इसमें क्या क्या देखा गया था, किस किस बेसिस पे 5 अलग अलग ग्रुप बनाए गए थे। एक तो सेल स्ट्रक्चर देखा, सेल का स्ट्रक्चर कैसा है, मोड एंड सोर्स ऑफ न्यूट्रिशन, खाने का तरीका और टाइप कौन कौन से हैं, फोटोसिंथेसिस कर रहा है, हेटरोट्रॉफिक है, ऑटोट्रॉफिक है, उस बेसिस पे। एंड बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन कैसा है, इन 3-4 चीज़ों को लेके इन ग्रुप में डिवाइड किया गया लिविंग बींग्स को। ठीक है, द मॉडिफिकेशन वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय डिवाइडिंग द मोनेरा इनटू आर्चीबैक्टीरिया। फिर मॉडिफिकेशन आया तो उसमें मॉडिफिकेशन में ये आया कि आप सिर्फ एक ही को नहीं रख सकते हो। मोनेरा ठीक है, मोनेरा गलत नहीं है, लेकिन मोनेरा के अंदर भी आपको ग्रुप में डिवाइड करना होगा, और मोनेरा के अंदर फिर एक और ग्रुप लाया गया या दूसरा डिवाइड किया गया मोनेरा को, आर्चीबैक्टीरिया और आर्चिया भी इसे कहा जाता है, एंड यू बैक्टीरिया और बैक्टीरिया इसे कहा जाता है, इज ऑल्सो इन यूज, ये भी यूज किया गया। उसके बाद फर्दर क्लासिफिकेशन इज डन बाय नेमिंग द सब ग्रुप। उसके बाद हमने जैसे पढ़ा कि एक ग्रुप बना दिया तो छोटे छोटे सब ग्रुप भी बना दिए। तो फर्दर जो क्लासिफिकेशन हुआ वो नेमिंग द सब ग्रुप एट वेरियस लेवल एट गिवन इन द फॉलोइंग स्कीम। तो जो नीचे स्कीम दी गई है इसके बेसिस पे आगे का क्लासिफिकेशन हुआ। जैसे कि सबसे पहले किंगडम बोल दिया, ठीक है, तो किंगडम कोई भी, जैसे प्लांट किंगडम या एनिमल किंगडम। उसके बाद अब देखो इसमें स्पेशल चीज क्या आई, 2 वर्ड यूज किए गए, फाइलम और डिवीजन। कहा गया कि जो फाइलम वर्ड है वो उनके लिए यूज होगा जो एनिमल्स हैं या एनिमल की कैटेगरी में जिनको हम रखेंगे। डिवीजन वर्ड उसमें यूज किया जाएगा जिसको हम प्लांट बोलेंगे या जिनको हम प्लांट की कैटेगरी में रखेंगे, ठीक है। उसके बाद बाकी चीजें सेम होंगी। फाइलम के बाद पहला हम किसी भी एनिमल या प्लांट का किंगडम देखेंगे, फिर उसके बाद उसके फाइलम के बेसिस, फाइलम में जो कैरेक्टर हमारे लिए, अब देखो फाइलम के लिए भी कैरेक्टर है, क्लास के लिए, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज, सबके लिए कुछ ना कुछ कैरेक्टर डिसाइडेड है। जो उसको फुलफिल करेगा उसको उस फाइलम में रखा जाएगा। जो जिस क्लास को फुलफिल करेगा, जिस क्लास के जो रिक्वायरमेंट्स हैं या जो उस क्लास की जो
कैरेक्टर है उसे फुलफिल करेगा, उसे रखा जाएगा। तो इस बेसिस पे अभी हम पढ़ेंगे, आपको समझ में आ जाएगा। तो किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज, ये एक ऑर्डर दिया गया, कहा गया कि हम इसी बेसिस पे बात करेंगे। जैसे कि होमो सैपियंस, हमारा जो साइंटिफिक नेम है ह्यूमन बीइंग का, होमो सैपियंस कहा जाता है। तो होमो मीन्स होता है जीनस, ठीक है, होमो हमारे लिए जीनस है, हमारा जीनस है। स्पीसीज क्या है, सैपियंस है। ऐसे फैमिली आएगी, ऐसे ऑर्डर आएगा, ऐसे क्लास आएगा, ऐसे फाइलम आएगा, ऐसे किंगडम आएगा, है ना। तो ऐसे अलग अलग चीज़ें आती हैं। तो उस बेसिस पे इसको बनाया गया ताकि ईजी हो जाए पहचानने के लिए, ठीक है। दस बाय सेपरेटिंग ऑर्गेनिज्म ऑन द बेसिस ऑफ अ हेरिस्ट्री ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स इनटू स्मॉलर एंड स्मॉलर ग्रुप्स। तो अब जो यहाँ पे को 10 सेपरेटिंग ऑर्गेनिज्म को सेपरेट किया गया हेरिस्ट्री के बेसिस पे, छोटे छोटे ग्रुप्स में ग्रुप बनाए गए और उनमें उनके कैरेक्टर के बेसिस पे उनको रखा गया। वी अराइव एट द बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन, हम पहुंच गए हमारी बेसिक यूनिट क्लासिफिकेशन के लिए तरफ, विच इज अ स्पीसीज, जो कि स्पीसीज होती है, ठीक है। स्पीसीज इज द बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन, स्पीसीज को कहा जाता है बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। ओके, यहाँ तक हम पहुंच गए। सो अब इसके बाद कुछ नहीं होगा, स्पीसीज के बाद आप ग्रुप वाइज नहीं करेंगे, स्पीसीज लास्ट पोर्शन हो, ठीक है। तो इसके बाद सो व्हाट ऑर्गेनिज्म कैन बी सेड टू बिलोंग द सेम स्पीसीज, तो ऐसा सो व्हाट ऑर्गेनिजम्स कैन बी सेड टू बी बिलोंग टू द सेम स्पीसीज, क्या होगा या क्या जब ऑर्गेनिज्म को कहा जाएगा कि वो सेम स्पीसीज से बिलोंग करते हैं। ब्रॉडली आर स्पीसीज इंक्लूड ऑल ऑर्गेनिज्म दैट आर सिमिलर इनफ टू ब्रीड एंड प्रिपेचर, ठीक है। तो यहाँ पे को ये कहा गया, ब्रॉडली ये कहा गया कि जो स्पीसीज उन सभी ऑर्गेनिज्म को इंक्लूड करती है या सारे स्पीसीज में वो सभी ऑर्गेनिज्म आते हैं जो कि ब्रीड कर पाएंगे और आपस में एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग या एक म्यूचुअल रिलेशनशिप को वो शो कर रहे हैं, ठीक है। तो इसमें ये हो गया हमारा, तो ब्रॉडली आर स्पीसीज इंक्लूड ऑल ऑर्गेनिज्म दैट आर सिमिलर इनफ टू ब्रीड एंड परपेचुएट, ठीक है। तो द इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ 5 किंगडम ऑफ विटेकर आर एज फॉलोज। तो वैसे ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया गया था, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन देने से पहले 2 किंगडम क्लासिफिकेशन भी दिया गया था, ठीक है। 2 किंगडम क्लासिफिकेशन को फिर बाद में कहा गया कि बहुत छोटा है, प्लांट और एनिमल के बेसिस, इसमें प्लांट और एनिमल के बीच में डिफ्रेंशिएट किया गया जो कि बहुत क्लियर था। उसी बेसिस पे 2 किंगडम क्लासिफिकेशन दे दिया गया, एक प्लांट किंगडम कह दिया, एक एनिमल किंगडम कह दिया। फिर उसके बाद में जो विटेकर आए, इन लोगों ने कहा कि नहीं 3 किंगडम क्लासिफिकेशन देते हैं, जिसमें प्रोटिस्टा को भी रखा गया। और उसके बाद फिर तब जाके कहीं 5 किंगडम क्लासिफिकेशन आया। मतलब इससे हम डायरेक्टली यहाँ पे 5 किंगडम क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं क्योंकि हमने उनके बारे में नहीं जानना है, जो अभी एक्सेप्टेड है हमने उसके बारे में पढ़ना है। तो अब कौन कौन से 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में कौन कौन से पार्ट थे, जैसे कि मोनेरा, प्रोटिस्टा हम पढ़ रहे हैं ना, तो 1 बाय 1 अब हम सबके बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मोनेरा के बारे में, ठीक है। तो मोनेरा क्या होता है, किसको मोनेरा के ग्रुप में रखा गया, क्या उनके स्पेशल फंक्शंस थे, क्या उनकी बॉडी का डिजाइन था, क्या शेप था, किस बेसिस पे उन्हें रखा गया, ठीक है। तो मोनेरा, दीज ऑर्गेनिजम्स डू नॉट हैव अ डेफिनेट न्यूक्लियस और ऑर्गेनिज्म। तो मोनेरा में उन ऑर्गेनिजम्स को रखा गया, मोनेरा वाले ग्रुप में उनको रखा गया जिनकी बॉडी में डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं था या सेल ऑर्गेनिल्स नहीं थे। जैसे कि हम लास्ट चैप्टर में पढ़ के आ चुके हैं ऑर्गेनिल्स के बारे में, उनकी बॉडी में नहीं थे। नॉट डू एनी ऑफ दैम शो मल्टीसेलर बॉडी डिजाइन, और उनमें से कोई ऐसे भी नहीं थे कि जिनकी बॉडी मल्टीसेलर बॉडी डिजाइन को शो कर रही थी या मल्टीसेलरिटी को जो शो कर रहे थे। ऑन द अदर हैंड, जबकि दूसरी तरफ दे शो डाइवर्सिटी बेस्ड ऑन मैनी अदर कैरेक्टरिस्टिक्स, वो एक डाइवर्सिटी को शो कर रहे थे। अदर कैरेक्टर, इसका मतलब ये नहीं कि न्यूक्लियस और ऑर्गेनेल नहीं है तो वो डाइवर्सिटी शो नहीं कर रहे थे, वो अदर कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे डाइवर्सिटी शो कर रहे थे। सम ऑफ देम हैव सेल वॉल, उनमें से किसी के पास सेल वॉल थी, वाइल सम डू नॉट, जबकि किसी के पास नहीं थी। ऑफ कोर्स हैविंग और नॉट हैविंग अ सेल वॉल हैज वेरी डिफरेंट इफेक्ट ऑन द बॉडी डिजाइन। हेयर फ्रॉम हैविंग और नॉट हैविंग अ सेल वॉल इज मल्टीसेलर ऑर्गेनिज्म। तो ऑफ कोर्स ये बात आई कि किसी के पास सेल वॉल है, किसी के पास नहीं है, एक बहुत बड़ा डिफरेंस ये क्रिएट कर सकता है फ्रॉम हैविंग और नॉट हैविंग अ सेल वॉल इन मल्टीसेलर ऑर्गेनिज्म। तो मल्टीसेलर ऑर्गेनिज्म के बेसिस पे भी ये डिफरेंशिएट कर सकता है। द मोड ऑफ न्यूट्रिशन ऑफ ऑर्गेनिज्म इन दिस ग्रुप कैन बी आइदर बाय सिंथेसाइजिंग देयर ओन फूड। तो जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन था इनका, किनका, मोनेरा वालों का, या मोनेरा के ग्रुप में रखे गए जो ऑर्गेनिजम्स थे, नॉर्मली इनमें किसको रखा गया था, प्रोकैरियोटिक और ब्लू ग्रीन एल्गी को रखा गया था। तो इनमें क्या था, जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन था ना, वो क्या था,
सिंथेसाइजिंग देयर ओन फूड, वो ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन इनका था, ठीक है। ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को ये शो कर रहे थे या शो करते थे, इसलिए इनको इस ग्रुप में रखा गया था, और गेटिंग इट फ्रॉम द एनवायरनमेंट या एनवायरनमेंट से ले रहे थे, ठीक है। तो द मोड ऑफ न्यूट्रिशन ऑफ ऑर्गेनिज्म इन दिस ग्रुप कैन बी आइदर, या तो हो सकता था कि या तो वो खुद ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करते या वो हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करते, जो कि आसपास से अपने एनवायरनमेंट से लेते, ठीक है। दिस ग्रुप इंक्लूड्स बैक्टीरिया। अब इस ग्रुप में कौन कौन आया, इस ग्रुप में आए बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी और साइनोबैक्टीरिया एंड माइकोप्लाज्मा। और सम एग्जाम्पल्स के एग्जाम्पल दिए गए हैं बैक्टीरिया और एनावीना, हमें मोनेरा के एग्जाम्पल दिए गए हैं, ठीक है। यानी कि अगर मोनेरा की बात करें, सिंपली अगर हम मोनेरा की बात करें, मोनेरा में बोले एक ओवरव्यू अगर हम मोनेरा का देखें तो हमने ये देखा कि जो मोनेरा है, किंगडम मोनेरा जो है, प्रोकैरियोटी भी इसे कहा जाता है। इसको नॉर्मली एक डिफाइंड सेल वॉल न्यूक्लियस नहीं है और ना ही इनके पास मल्टीसेलर बॉडी डिजाइन है। इसके अलावा भी हमने देखा कि इस ग्रुप में किसको रखा गया है, साइनोबैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी को रखा गया है, ठीक है। तो अब देखो आर्चीबैक्टीरिया, इसमें दो सब किंगडम, इसके दो सब किंगडम भी बनाए गए, जिसको कि आर्चीबैक्टीरिया एंड यू बैक्टीरिया नाम से जाना गया, ठीक है। आर्चीबैक्टीरिया एंड यू बैक्टीरिया, दो सब किंगडम भी इसमें दिए गए मोनेरा में। और जो आर्चीबैक्टीरिया थे नॉर्मली वो बैक्टीरिया थे जो कि ऑटोट्रॉप्स थे और जो फोटोसिंथेसिस करते थे, ठीक है। फोटोसिंथेसिस करने की, ऑटोट्रॉप्स मींस जो अपना खाना खुद से बना सकते हैं, तो आर्चीबैक्टीरिया अपने लिए अपनी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज करते हैं और खुद से ही अपना खाना सिंथेसाइज करते हैं, ठीक है। और जो आर्चीबैक्टीरिया हैं ये अपना खुद के अमीनो एसिड और प्रोटीन को मैन्युफैक्चर रखने की कैपेसिटी रखते हैं, ठीक है। और साथ ही साथ जो इन्वायरमेंट है यहाँ जहाँ पे ये, और यूज किसको करते हैं, सोर्स, एनर्जी का सोर्स जो होता है, जो आर्चीबैक्टीरिया होते हैं वो डिराइव करते हैं एनर्जी को, वो यूज करते हैं कुछ मेटाबॉलिक एक्टिविटीज को, कहाँ से, फ्रॉम ऑक्सीडेशन ऑफ केमिकल एनर्जी, केमिकल एनर्जी का ऑक्सीडेशन करते हैं एनर्जी सोर्सेज से, जैसे कि रिड्यूस गैसेस का वो यूज करते हैं, अमोनिया का वो यूज करते हैं, मीथेन का यूज करते हैं, हाइड्रोजन सल्फाइड का यूज करते हैं। और इनमें से किसी एक की प्रेजेंस में या इन केमिकल्स में से किसी एक की प्रेजेंस में ये क्या करते हैं, अपनी एनर्जी का जो सोर्स है या अमीनो एसिड और प्रोटीन बनाने की कैपेसिटी ये रखते हैं। इसी वजह से इन्हें क्या कह दिया जाता है, ऑटोट्रॉप्स इन्हें कह दिया जाता है, ठीक है। और जो इन्वायरमेंट है जहाँ पे ये केमिकल एनर्जी के सोर्स मिलते हैं, जहाँ पे केमिकल एनर्जी का सोर्स होता है, ये क्या करता है, इनको अदर किंगडम या अदर काइंड के ऑर्गेनिजम्स में इनको डिवाइड कर दिया जाता है। उस बेसिस पे, जिस एनवायरमेंट में ये रहते हैं, उस एनवायरमेंट के बेसिस पे भी जो ये हमारे आर्चीबैक्टीरिया है, मतलब हमने क्या पढ़ा, जो ये मैं अभी आपको किसके बारे में बता रही हूँ, मैं आपको आर्चीबैक्टीरिया के बारे में बता रही हूँ, जो कि मोनेरा का सब किंगडम है, ठीक है। मोनेरा को दो सब किंगडम में डिवाइड किया गया था। एक तो था आर्चीबैक्टीरिया, ARCHAE, आर्ची बैक्टीरिया, BACTERIA, जो कि हम अभी इधर पढ़ के आ चुके हैं ना, इस पेज में हमने पढ़ा कि इसको डिवाइड किया गया है, ठीक है। इसको दो पार्ट, ये यहाँ पे को हमने पढ़ा था, हुज इंट्रोड्यूस डिवाइडिंग द मोनेरा इनटू आर्चीबैक्टीरिया एंड यू बैक्टीरिया। तो आर्चीबैक्टीरिया के बारे में मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। आर्चीबैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया में इसको डिवाइड किया गया, जो कि इसका सब किंगडम था। तो फिर आर्चीबैक्टीरिया को और पार्ट्स में डिवाइड किया गया उनके रहने की जगह के हिसाब से, या उनके जो वो यूज करते हैं, केमिकल एनर्जी का जो सोर्स यूज करते हैं, उसके बेसिस पे उनको फिर से डिवाइड किया गया, ठीक है। तो सबसे पहले उसमें नॉर्मली 3 ग्रुप देखे गए, 3 ग्रुप में उनको डिवाइड किया गया। सबसे पहला जो ग्रुप था वो ग्रुप था मेथेनोजन, दूसरा थर्मो एसिडोफाइल्स और थर्ड आया हेलोफाइल्स, ठीक है। तो इसको ऐसे समझते हैं हम, इसमें समझते हैं मोनेरा है, मोनेरा को दो सब किंगडम में डिवाइड किया गया, ठीक है। किसमें, आर्चीबैक्टीरिया एंड यू बैक्टीरिया, ठीक है। एक आर्चीबैक्टीरिया, और मतलब कि मोनेरा के अंदर आर्चीबैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया आएंगे, और मोनेरा के कैरेक्टर्स तो हमने इसमें पढ़ लिए, ठीक है। तो अब जो आर्चीबैक्टीरिया होते हैं ना, आर्चीबैक्टीरिया अपनी एनर्जी को डिराइव कर सकते हैं मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ के थ्रू, या केमिकल एनर्जी के सोर्स में ऑक्सीडेशन करते हैं और एनर्जी उन्हें मिल जाती है। तो जो रिड्यूस गैसेज होती हैं, इसमें ये किस किस का यूज़ करते हैं, अमोनिया, AMMONIA, अमोनिया, जिसका फॉर्मूला होता है NH3, ठीक है। और ये यूज़ करते हैं मीथेन का, मीथेन CH4 इसका फॉर्मूला होता है, और हाइड्रोजन सल्फाइड,
इसका ये यूज़ करते हैं, और H2S हाइड्रोजन सल्फाइड हो गया, ठीक है। अब इनमें से किसी एक केमिकल की प्रेजेंस में, भले अमोनिया हो, भले मीथेन हो, भले हाइड्रोजन सल्फाइड हो, किसी एक केमिकल की प्रेजेंस में जो आर्ची बैक्टीरिया हैं वो अपना ओन मैन्युफैक्चर कर सकते हैं अपना एमिनो एसिड और प्रोटीन, ठीक है। अमीनो एसिड और प्रोटीन दोनों कुछ भी वो मैन्युफैक्चर अपने हिसाब से कर सकते हैं किसी भी एक की प्रेजेंस में। तो इसी बेसिस पे वो एनवायरनमेंट जहाँ पे इन केमिकल एनर्जी के सोर्सेज मिलते हैं, ऐसा एनवायरनमेंट जहाँ पे उन्हें अमोनिया मिलेगा, ऐसा एनवायरनमेंट जहाँ उन्हें मीथेन मिलेगा, ऐसा एनवायरनमेंट जहाँ उन्हें हाइड्रोजन सल्फाइड मिलेगा, तो उसके बेसिस पे, उनके सोर्सेज के बेसिस पे इन ऑर्गेनिज्म को या इन आर्ची बैक्टीरिया को फिर से डिवाइड किया गया 3 ग्रुप में, ठीक है। तो अब आर्ची बैक्टीरिया डिवाइड हो गया 3 ग्रुप्स में। वो 3 ग्रुप कौन कौन से हैं? METHANOGENS मिथेनोजेंस, दूसरा थर्मो एसिडोफाइल्स, और तीसरा है हेलोफाइल्स, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं इनके बारे में, मिथेनोजेंस क्या होते हैं, थर्मो एसिडोफाइल्स क्या होते हैं और हेलोफाइल्स क्या होते हैं, ठीक है। मिथेनोजेन नाम से ही पता चल रहा है कि जहाँ पे मिथेनोजेंस मैन्युफैक्चर मीथेन, तो ये क्या करते होंगे? मीथेन का मैन्युफैक्चरेशन करते हैं, मीथेन को मैन्युफैक्चर करते हैं, मीथेन ये बनाते हैं, और इनका स्पेशल फीचर अपनी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज के थ्रू, ठीक है। और इनका स्पेशल फीचर ये कि जैसे ही ऑक्सीजन आएगा, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में इन मिथेनोजेंस की डेथ हो जाती है, ठीक है। और ये कहाँ मिलते हैं? स्वैम्प और मार्सेज में मिलते हैं, जहाँ पे ऑक्सीजन कंज्यूम मतलब उनके एनवायरनमेंट के थ्रू जहाँ पे ऑक्सीजन कंज्यूम हो जाती है, जहाँ पे ऑक्सीजन कम होती है। और जो मीथेनोजेन है, स्मेल कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं मार्सेज में, मीथेनो मीन्स की मार्सेज वाली जगह में ये हमें मिलेंगे, स्वैम्पी जगह में हमें मिलते हैं, और ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ये सर्वाइव नहीं कर पाते हैं। और मीथेनोजेन जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, मीथेन मैन्युफैक्चरिंग बैक्टीरिया होते हैं, ठीक है, या मीथेन मैन्युफैक्चरिंग आर्ची बैक्टीरिया, यानी कि मीथेन मैन्युफैक्चरिंग बैक्टीरिया विच इज नोन एज मीथेनोजेन, ठीक है। दूसरा हमारा आता है थर्मो एसिडोफाइल्स। तो थर्मो एसिडोफाइल्स ऐसे बैक्टीरिया या ऐसे आर्चिया हैं जो फेवर करते हैं बहुत एक्सट्रीमली हॉट एंड एसिडिक एनवायरनमेंट में जो रह सकते हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा गर्म और बहुत ज़्यादा एसिडिक एनवायरनमेंट में रह सकते हैं, जैसे कि हॉट स्प्रिंग्स हो गए। तो बहुत सारे थर्मो एसिडोफाइल्स होते हैं जो कि हाइड्रोजन सल्फाइड को यूज़ करते हैं अपनी एनर्जी सोर्स के लिए, ठीक है। ये हाइड्रोजन को यूज़ करते हैं, हाइड्रोजन सल्फाइड को यूज़ करते हैं। तीसरा हेलोफाइल्स। हेलोफाइल्स ऐसे आर्चिया जो कि बहुत सॉल्टी, नमकीन पानी में या नमकीन वाली जगह पे क्या रहते हैं, सॉल्टी इन्वायरमेंट में रहने की कैपेसिटी रखते हैं, जैसे कि ग्रेट सॉल्ट लेक है और जो डेड सी है, इसमें ये रहते हैं, ठीक है, इसमें ये मिलते हैं। यानी कि हमने पढ़ा मोनेरा के 2 सब किंगडम है, आर्ची बैक्टीरिया एंड यू बैक्टीरिया। आर्ची बैक्टीरिया 3 ग्रुप में डिवाइड किया, मिथेनोजेन, थर्मो एसिडोफाइल्स और हेलोफाइल्स, ठीक है। उसके बाद अब हम बात करते हैं यू बैक्टीरिया की। अब यू बैक्टीरिया क्या होते हैं या इनके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, इनके बारे में जानते हैं। तो इसमें क्या होता है, यू बैक्टीरिया में हम पढ़ते हैं जैसे प्रोकैरियोटिक सेल होती है बैक्टीरिया की, जो प्रोकैरियोटिक सेल और बैक्टीरिया जो होते हैं उसमें आउटर सेल वॉल होता है जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन से घिरा हुआ रहता है, ठीक है, जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन से घिरा हुआ रहेगा, जिसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट रहती है, जो कि एक नॉन कंपार्टमेंटलाइज्ड साइटोप्लाज्म इसमें प्रेजेंट रहता है, और एक डॉटेड राइबोसोम्स इसमें प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है। इनके पास मेम्ब्रेन ऑर्गेनेल्स नहीं होते हैं, ठीक है, इनके पास लैक ऑफ मेम्ब्रेन ऑर्गेनेल्स होते हैं। हमने जैसे यहाँ पे हमें बताया गया कि नहीं होते हैं, किसी में होगा किसी में नहीं होता है, तो इनके पास नहीं होता है, यू बैक्टीरिया के पास नहीं होता है। और एक सर्कुलर स्ट्रैंड ऑफ डीएनए इनके पास जरूर प्रेजेंट रहता है, जो कि कॉइल्ड रहता है, एक रीजन में बिल्कुल कॉइल्ड फॉर्म में ये प्रेजेंट रहता है, और इसमें न्यूक्लियोइड होता है और सिंगल क्रोमोसोम इसमें प्रेजेंट रहता है, ताकि अपनी कुछ मेटाबॉलिक एक्टिविटीज को कर सके, ठीक है। यू बैक्टीरिया की हम इसमें बात कर रहे हैं, यू बैक्टीरिया जिसमें जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन से घिरा हुआ रहता है, और एक आउटर सेल वॉल इसमें प्रेजेंट रहती है। लैक मेम्ब्रेन ऑर्गेनेल्स इसमें, मतलब मेम्ब्रेन ऑर्गेनेल्स इसमें नहीं प्रेजेंट रहते हैं, और साथ ही साथ ये एक सिंगल क्रोमोसोम को सर्व करता है। और जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी जैसे कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट होता है इनमें, ये तो आपके कोर्स में है नहीं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट, तो ये आप जब आगे क्लासेस में बायो पढ़ेंगे तो तब आपको मिलेगा। फोटोसिंथेसिस नॉर्मली इनसे कह सकते हैं, और जो फोटोसिंथेसिस होता है ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ही थ्रू इनका होता है, ठीक है। अगर फोटोसिंथेसिस ये करेंगे यू बैक्टीरिया, तो ये किसके थ्रू कर सकते हैं, अपने प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू फोटोसिंथेसिस करने की कैपेसिटी रखते हैं, जो कि सेल के इंटीरियर वॉल में इनफोल्ड रहते हैं, ठीक है। कभी कभी हमें देखने को मिलते हैं कि इनवर्ट अंदर की तरफ सेल के इंटीरियर फोल्ड में, इंटीरियर पार्ट में ये फोल्ड रहते हैं,
ठीक है, कौन, यू बैक्टीरिया। तो अब जितने भी, अगर सिर्फ यू बैक्टीरिया नहीं, अगर हम सारे बैक्टीरिया की बात करें ना, कितने भी बैक्टीरिया की अगर हम बात करें, इनके पास क्या होती है, रिजिड सेल वॉल होती है, ठीक है। एक रिजिड सेल वॉल हर एक बैक्टीरिया में होती है जो कि इनको वाटरी एनवायरनमेंट में ऑस्मोटिक रैप्चर होने से बचाती है, ठीक है। अगर वाटर वाली जगह में ये है तो रैप्चर होने से ये इनको बचाती है, और ये रिजिड सेल वॉल इनको अलग अलग टाइप का शेप देती है, ठीक है। तो आपने अगर पिछली क्लासेस में आपको बैक्टीरिया का मिला होगा तो आपने थोड़ा बहुत शेप के बारे में जाना होगा। तो अलग अलग शेप के बैक्टीरिया आपको देखने को मिलेंगे, अलग अलग साइज इनका होता है। तो जैसे स्पाइरिलम होता है, स्पाइरिला शेप होता है, बेसिलस शेप का होता है, और आपको पेप्टाइडोग्लाइकन मिलेंगे जो कोकस होता है, कोकस शेप का होता है। तो मैं थोड़े से आपको बैक्टीरिया के डायग्राम बना के दिखाती हूँ, या बैक्टीरिया बना के दिखाती हूँ कि कौन कौन से शेप के होते हैं। जैसे अगर आप मोनोकोकस की बात करेंगे, मोनोकोकस एक बैक्टीरिया, ठीक है, कुछ इस तरीके का होता है। ये अलग अलग, क्योंकि सेल वॉल अलग है ना, सेल वॉल अलग होगी तो शेप भी, ऑब्वियस सी बात है, शेप भी अलग होगा, ठीक है। तो ये क्योंकि अलग अलग हैं तो इसको क्या कह देंगे हम, मोनोकोकस, ठीक है। मोनोकोकस फॉर्म हो गया बैक्टीरिया का। और जब दो एक साथ ज्वाइन होंगे तो इसे क्या बोल देंगे, किसी भी फॉर्म में ज्वाइन हो सकते हैं, ऐसे भी ज्वाइन हो सकते हैं, तो ये क्या हो गया, डिप्लोकोकस, ठीक है। और अगर 4 एक साथ होंगे तो 4 एक साथ ज्वाइन है तो टेट्राकोकस। 4 टेट्रा को क्या कहा जाता है, 4, टेट्रा मीन्स 4, ओके। तो ऐसे ही फिर आता है एक बेसिलस, बेसिलस होता है, बेसिलस से कुछ इस तरीके का होता है, तो इसे क्या कह देते हैं, बेसिलस, ओके। फिर ऐसे डिप्लोबेसिलस आएगा तो क्या हो जाएगा, 2 डाई मीन्स 2 होता है ना, तो ऐसे जुड़ जाएगा, इसे क्या कह दिया जाता है, डिप्लोबेसिलस, ओके। फिर ऐसे स्ट्रेप्टोबेसिलस बहुत सारे ऐसे, ये ऐसे जुड़ जाएगा आपस में, इसे स्ट्रेप्टोबेसिलस हम कह देंगे। हम क्या, यू बैक्टीरिया में हम इनको पढ़ रहे हैं, यानी कि बैक्टीरिया के अंदर हम इनको पढ़ रहे हैं कि कितने अलग अलग टाइप के यू बैक्टीरिया और बैक्टीरिया ना, कोई स्पेशल वो नहीं है, जितने भी बैक्टीरिया हैं सब इसमें इंक्लूड हो जाएंगे। तो इनके पास सेल वॉल नहीं होती है, कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो फोटोसिंथेसिस कर लेते हैं, और रिजिड सेल वॉल होती है, रिजिड सेल वॉल होती है, और डॉटेड राइबोसोम इनके पास प्रेजेंट रहता है, और बिना कंपार्टमेंट का साइटोप्लाज्म भी इनके पास प्रेजेंट रहता है, और मेम्ब्रेन सेल ऑर्गेनेल्स नहीं होते हैं, न्यूक्लियस नहीं होता है, क्लोरोप्लास्ट नहीं होता है, माइटोकॉन्ड्रिया इनके पास नहीं होता है, लेकिन सर्कुलर स्ट्रैंड ऑफ डीएनए जरूर इनके पास प्रेजेंट रहता है, और फोटोसिंथेसिस ये कर सकते हैं अपनी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू। और जितने भी बैक्टीरिया हैं वो पोरस तो नहीं होते हैं, इनकेस इन पोरस, बट रिजिड सेल वॉल इनकी होती है जो कि इनको ऑस्मोटिक रैप्चर से बचाती है, कहाँ, वाटर वाली जगह में, ठीक है, पानी वाली जगह में ऑस्मोटिक रैप्चर से इनको बचाने का ये काम करती है। इस बेसिस पे हमने अलग अलग टाइप के बैक्टीरिया हमने देखे। एक और टाइप का बैक्टीरिया होता है कुछ इस तरीके का, उसका शेप हमें देखने को मिलता है ऐसे, तो इसका नेम होता है स्पाइरिलम, ठीक है, SPIRILLIUM, ठीक है। और एक और देखने को मिलता है कुछ इस तरीके का शेप इसका होता है, इसे कह दिया जाता है विब्रियो, क्या कह देते हैं, विब्रियो, ठीक है। अलग अलग फॉर्म, डिफरेंट फॉर्म ऑफ बैक्टीरिया ये हमारे हैं, बैक्टीरिया के अलग अलग फॉर्म हैं जो कि हमें अलग अलग शेप के बारे में बताते हैं। फिर ऐसे ही 2 टाइप के सेल वॉल और देखे जाते हैं बैक्टीरिया में, ग्राम स्ट्रेनिंग करके, ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया भी सुने होंगे आपने, काफ़ी टाइम ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव के बारे में सुना होगा। तो जो ग्राम स्ट्रेन होता है वो होता है ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में, जब स्ट्रेनिंग की जाती है तो जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होता है वो रेड कलर शो करता है, या उसमें रेड कलर की स्ट्रेनिंग नॉर्मली कलर होता है, ठीक है, स्ट्रेनिंग मीन्स कलर होता है, तो रेड कलर ग्राम पॉजिटिव शो करता है। और जो सेल वॉल होती है ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की, वो एक एडिशनल आउटर मेम्ब्रेन को कंटेन करती है जो कि उसके प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरह ही दिखती है, ठीक है। जैसे कि जो एंटीबायोटिक पेनिसिलिन होती है ना, वो बेस्ट काम करती है ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में, मतलब अगर ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की वजह से कोई प्रॉब्लम हुई है तो उसको दे दो पेनिसिलिन की एंटीबायोटिक, वो बहुत अच्छे से काम करती है। और अनदर एंटीबायोटिक जैसे स्ट्रेप्टोमाइसिन होती
होती है वो बेस्ट काम करती है ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के लिए, ठीक है। तो ऐसे ही बैक्टीरिया ही है, डिजीज कॉज करेंगे, कुछ अच्छे होंगे कुछ हार्मफुल होंगे। तो जो हार्मफुल हैं उनके लिए अलग तरीके का एंटीबायोटिक्स का यूज़ किया जाता है, जैसे पेनिसिलिन ग्राम पॉजिटिव के लिए और स्ट्रेप्टोमाइसिन ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के लिए। तो ग्राम पॉजिटिव जो बैक्टीरिया हैं वो रेड स्टेन शो करते हैं, रेड कलर शो करते हैं, और जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया हैं वो उनके पास एक एडिशनल आउटर मेम्ब्रेन होती है, सेल मेम्ब्रेन, जो उनकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन की ही तरह दिखाई देती है। हमने कहा प्लाज्मा मेम्ब्रेन जैसी होती है वैसी ही दिखाई देती है, और जब हम उनके बारे में बात करते हैं या उनके अच्छे से उनको स्टडी करते हैं तो तब हमें पता चलता है कि हाँ ये डिजीज ये कॉज कर सकता है। तो ये दोनों किसके अंदर आते हैं, हमारे आर्ची बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया हमारे किंगडम मोनेरा के अंदर आते हैं, जो कि किंगडम मोनेरा के सब किंगडम है, ठीक है। तो यही हमने इसमें पढ़ा, और ये एग्जाम्पल हमें बैक्टीरिया और एनाबीना दो एग्जाम्पल हमें दिए थे, जहाँ पे कोई ये बैक्टीरिया है, ये इसका रेस्टिंग स्पोर है, ये इसका हेट्रोसिस्ट है, ये हमें दिखाया था, ठीक है। तो अपने सॉरी यहाँ पे शायद आपको डायग्राम दिखा नहीं, ये बैक्टीरिया है और ये एनाबीना है जो कि इसके ग्रुप में आता है, और इसमें हमें अलग अलग पोजीशंस इसकी दिखाई गई हैं, अलग अलग चीज़ें हमें दिखाई गई हैं। तो अब नेक्स्ट लेक्चर में हम अपना किसके बारे में बात करेंगे, इस लेक्चर में हमने बात करी किसकी, क्लासिफिकेशन एंड इवोल्यूशन हमने पढ़ा, थोड़ा सा बायोडाइवर्सिटी के बारे में जाना, हिस्ट्री ऑफ क्लासिफिकेशन की हमने बात करी, और साथ ही साथ मोनेरा के बारे में हमने बात करा, ठीक है। मोनेरा में हमने कहा कि ये खुद तो एक किंगडम है, लेकिन इसके अंदर दो सब किंगडम है, सॉरी आर्ची बैक्टीरिया एंड यू बैक्टीरिया। और हमने आर्ची बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया के बारे में पढ़ा, थोड़ा सा आइडिया लिया, बैक्टीरिया अलग अलग टाइप के शेप्स की हमने बात करी, ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की हमने बात करी। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे प्रोटिस्टा के बारे में, ठीक है। प्रोटिस्टा के अंदर कौन कौन आते हैं, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमेलिया, इनके बारे में हम बात करेंगे। फिर प्लांटी के अंदर कौन कौन से आते हैं, बहुत ब्रॉडली हम पढ़ने वाले हैं प्लांट के अंदर कौन कौन से ग्रुप आते हैं, और एनिमल के अंदर कौन कौन से ग्रुप आते हैं। हम बहुत ब्रॉडली इस चैप्टर में ये सारी चीज़ें पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो तब तक के लिए आपने क्या करना है, रिवाइज करना है, नोट्स बनाने हैं, और क्वेश्चन आंसर जो आ रहे हैं उन्हें सॉल्व करना है, ठीक है। हैव ए नाइस डे।